चुनाव आयोग का निर्देश हम लोग को मिलता है सेंटर से या स्टेट से, सीईओ ऑफिस से, उसमें मूलतः यही आ रहा है कि कोई भी योग्य व्यक्ति रिवीजन में, ड्राफ्ट पब्लिकेशन में, वोटर रोल में न छूटे और कोई अयोग्य व्यक्ति उसमें न रह जाए या न जुड़ जाए। तो ये दोनों जो पिलर्स हैं उस पर ही हम लोग पूरा काम कर रहे हैं और कम्प्लीटली ऑन द गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। उसमें जो अभी ट्रेनिंग प्रशिक्षण चल रहा है उसमें बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हो रहा है, सभी बीएलओ का, सुपरवाइज़र का, कुछ वॉलंटियर्स जो हम लोगों ने लगाए हैं बीएलओ के साथ, उनका, साथ ही साथ बीएलए का भी जो है हम लोगों ने प्रशिक्षण रखा है, ओरिएंटेशन रखा है इसके लिए। तो अभी कोशिश यही है कि डीईओ मतलब डिप्टी कमिश्नर कम डीईओ से लेकर हमारा फील्ड लेवल बीएलओ तक चेन में जितने लोग हैं सब लोग प्रॉपरली ट्रेंड हो, और जब हाउस टू हाउस एनुमरेशन, वेरिफिकेशन का काम चलेगा बीएलओ के माध्यम से, वॉलंटियर के माध्यम से, उसमें कोई वोटर जो है गलत ना आ जाए और कोई वोटर छूट ना जाए जिनके बीच। देखिए, मैपिंग का काम सतत काम है, वो चल ही रहा है और रोज़ हम लोग देख रहे हैं कि 1 से 2% बढ़ रहा है। 1 से 2% मतलब टोटल संख्या में 20,000 के आसपास होता है। वो काफ़ी संख्या है मेरे हिसाब से, हर दिन अगर बढ़ेगा तो वो एक अच्छा नंबर हम लोग पहुँच पाएंगे। किंतु अनमैप्ड जो वोटर्स हैं उनका मूल कारण धनबाद डिस्ट्रिक्ट का स्पेशली, चूँकि एक तो अर्बन एरिया है और वो सबसे ज़्यादा अनमैपिंग जो है वो धनबाद शहरी और झरिया शहरी क्षेत्रों में, इन दोनों जगहों पे एक तो अर्बन एरिया है प्लस माइग्रेशन एंड शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ माइनिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों कारणों से मैपिंग कम हुई है। किंतु हम लोगों को जो प्रोटोकॉल है उसमें एएसडीडी का लिस्ट है, जो शिफ्टेड का लिस्ट है, उसको नया एड्रेस के साथ, जो डेड वोटर्स हैं उनका डिलीशन, डुप्लीकेट है अगर तो उसका डिलीशन, ये सब जो चल रहा है, और वेरिफिकेशन ऑफ राइट वोटर, नए वोटर एनरोलमेंट 18+ छूटे हुए वोटर्स का एनरोलमेंट, ये सब लगातार चल रहा है। मुझे लगता है कि अनमैप्ड की संख्या भी भले ही ज़्यादा दिख रही है, किंतु जब हम लोग हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन करेंगे तो वो परफेक्ट डेटा। सर, क्या लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता है शहरी क्षेत्र के मतदाताओं से ज़्यादा जागरूक है, तभी ना मैपिंग परसेंटेज बढ़ा? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता का माइग्रेशन, शिफ्टिंग, माइनिंग एक्टिविटी के कारण या अदरवाइज कम होता है, इसलिए भी मैपिंग वहाँ का बेटर है। और हाउस होल्ड भी जो है आप देखेंगे तो सीरीज़ में होता है, एक गली में है 10 घर लगातार है। अर्बन एरिया में क्या, एक अपार्टमेंट में 2000 फैमिलीज़ रह रही है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है बीएलओ के लिए भी काम कर पाना। और शहरी क्षेत्र में इसमें भी कोई दो राय नहीं है, शहरी क्षेत्र में थोड़ी जो है अवेयरनेस की कमी नहीं है, बट इस काम को कराने को लेकर जो एक मैं बोलूँगा इच्छा है वो शायद मुझे लगता है कम है, वो हम लोग को ज़्यादा के ही कराना पड़ेगा। मेरी अपील भी आप सबके माध्यम से कि अर्बन एरियाज़ के वोटर्स से मेरी व्यक्तिगत अपील है कि कृपया करके आगे आएँ। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो जुड़वाएं, और अगर आपको लगता है कि किन्हीं का गलत जुड़ा हुआ है या डेड वोटर है या शिफ्टेड है तो उसमें भी बीएलओ की मदद करें। आपको ज़्यादा मेहनत करने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग मैंडेटरीली बीएलओज़ को अपने अपने बूथ में रहने के लिए बोले। स्वास्थ्य के पिछले चुनाव में जो वोटर हैं तो वो ऑलरेडी मैंने ऑटोमेटिकली मैप होंगे या फिर वो भी अनमैप्ड मिल जाए? नहीं, जो बेस डेटा है वो 2003 वोटर, ये पिछले चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं, वो एसएसआर का पार्ट है, वो लगातार चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले चुनाव में वो वोटर नहीं थे लेकिन बीच में एसएसआर में उनका नाम जुड़ गया तो उनका मैप में आ सकता है। तो ये कोई मतलब डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। 2003 का वोटर लिस्ट ही मेन आधार है जिससे मैपिंग हो रही है, और उसके अतिरिक्त जो आ रहे हैं उनको विभिन्न कैटेगरी में न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, एड्रेस चेंज, विधानसभा चेंज, इसमें हम लोग ट्रीट करें। स्वास्थ्य 2 जगह वोटर कार्ड है, उनको क्या कुछ शपथ पत्र देना? वो डुप्लीकेट है तो उनको एक जगह डिलीट करें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी तक क्या प्रवासी लोग पूछा तो जो आउटसाइडर जो काम कर रहे हैं तो पढ़ने के बच्चे, उनका एसआईआर में कैसे? उनका एसआईआर में होगा, जब हाउस टू हाउस विजिट होगा तो उनके फैमिली मेम्बर को उनका डॉक्यूमेंट्स देना है, कोशिश करना उनको बुलाने का, और अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो हर बीएलओ हर घर में दूसरी बार भी जाएगी। तो आप ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन से पहले मेरी अपील होगी सभी से, आपके हर परिवार का सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, उसको उनको उपलब्ध कराएं। फर्स्ट विजिट में नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं उनसे डेट ले लें और नेक्स्ट विजिट में ज़रूर उस पर्सन को डॉक्यूमेंट्स को उपलब्ध कराने की कोशिश करें, क्योंकि एसआईआर में हम लोग भी चाहते हैं कि भले ही वो प्रवासी अगर मूल नागरिक यहाँ के और हर बार वोट यहीं देते हैं और टेम्परेली कहीं रहते हैं महीना 2 महीना, तो उनको ज़रूर वोटर लिस्ट में नाम लिखना। सर, ये स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं और आगे किस तरह से परिवर्तन देखते हैं? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी सभी का एकदम जोर रहता है, क्योंकि हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, सदर है, सीएचसी है, पीएचसी है, एचएससी है, उसका इस्तेमाल ही ऐसे लोग करते हैं जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जिनको
शायद इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट व्यवस्थाओं में अपना इलाज करा सके। तो उसको एकदम सुदृढ़ और बहुत अच्छा करना हम सबकी जिम्मेवारी है। लास्ट 1 साल में हम लोगों ने सदर में व्यवस्था देखी है। ओपीडी कैसे 3 से 4 गुना हुआ है, सर्जरी 4 से 5 गुना हुआ है, एमटीसी में 20 गुना एडमिशन होने लग गया है बच्चों का। पैथोलॉजी में जहाँ 10 टेस्ट होते थे आज 150 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं। सदर अस्पताल में पहले ना अल्ट्रासाउंड था, ना एक्सरे था, ना डेंटल एक्सरे था, ना सीआर मशीन थी, ऑर्थो की सर्जरी, आई की सर्जरी, ये सब कभी नहीं हुआ था। ये सब शुरू हुआ है लास्ट 1 साल का। मुझे लगता है कि ये व्यवस्था में सुधार ही है जिसके वजह से लोगों का भरोसा इसमें जागा है। हमारा जो मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट हम लोगों ने अभी जो डेवलप किया है वो 12 बेडेड है और हमेशा उसमें 20-20 के आसपास वेटिंग रहता है। प्रतिदिन हम लोग वेटिंग निकालते हैं तो 20 से ज़्यादा वेटिंग रहता है सदर अस्पताल में, जो अपने आप में इसका द्योतक है कि वहाँ जो व्यवस्था है और जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, स्पेशली डॉक्टर्स, एएनएम, साफ सफाई कर्मी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सदर क्या अस्पताल बड़े काम होने हैं सर, और कितने का प्रोजेक्ट हो गई है? देखिए, सदर अस्पताल और अन्य अस्पतालों को सबको अगर आप मिलाएंगे लगभग 200 के आसपास नए बिल्डिंग बन रहे हैं। पुराने जितने बिल्डिंग हैं सबको हम लोग L1 सेंटर बनाने जा रहे हैं। जितने HSC हैं सब L1 होंगे, मतलब सारी नॉर्मल डिलीवरी हमारी HSC में ही होगी। तो जो भी भवन है जिसमें लेबर रूम नहीं था उसको हम लोग DFT से नया लेबर रूम सब में बना रहे हैं। तो 135 के आसपास एडिशनल कमरे बन रहे हैं पुराने HSC में, और नई बिल्डिंग सब में L1 सेंटर है। तो L1 सेंटर के हिसाब से वहाँ लेबर टेबल, सामग्री सब कुछ रहेगा। और साथ साथ अगर सिर्फ भवन की बात करें तो लगभग 300 करोड़ जो है हम लोगों को खर्चा हो रहा है DFT प्लस 15 फाइनेंस का जो पैसा आया है भारत सरकार का, राज्य सरकार का, उससे, जिससे भवन बन रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग चाहते हैं कि सदर अस्पताल परिसर में ही MRI, CT स्कैन, जितना मैक्सिमम सुविधा हो सकती है, ताकि SNMCH का जो लोड है, अभी डिलीवरी के नज़र से देखें तो SNMCH का लोड लगभग आधा से भी कम हो गया है सदर अस्पताल में सुविधा होने के बाद। तो हम लोग बाकी व्यवस्थाओं में भी उसका लोड कम करेंगे ताकि जो सुपर स्पेशलिटी बीमारियां हैं, जो जटिल चीज़ें हैं, वो SNMCH में हो और जो सामान्य चीज़ें वो सब सदर में हो। पर सदर में भवन की कमी है। अभी जो सदर का बाउंड्री हो गया है, एक और फ्लोर बन रहा है। जैसे वो फ्लोर रेडी हो जाएगा उस फ्लोर में हम लोग ये सारी सुविधाएं लागू करेंगे। इंस्ट्रूमेंट में 30 से 40 करोड़ का खर्चा है जो राज्य सरकार से हम लोग को ये मेडिकल कॉलेज को लेकर भी बना सदर अस्पताल का PPP माध्यम से राज्य सरकार द्वारा चिट्ठी आ गई है। अभी उसका असेसमेंट चल रहा है। इसी कारण हम लोगों ने सदर अस्पताल की बाउंड्री लग के कराई है, क्योंकि जैसे ही आप किसी को मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रयास करेंगे तो उसके अपने नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स का आपको पालन करना होगा। तो उस नॉर्म्स के तहत ही सदर अस्पताल की बाउंड्री हुई है। अभी एक्सटेंशन चल रहा है, एक और शेड बन रहा है बड़ा। तो ये सब उसी का हिस्सा है। जैसे ही MOU हो जाएगा राज्य सरकार से, वो PPP के माध्यम से सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में। सर, गंभीर बीमारियों के लिए जैसे कैंसर जैसा बीमारी है, उसका अगर कोई लाभ लेना चाहे मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत, तो क्या कैसे होगा उसका जो प्रक्रिया है, उनको सारा जिस हॉस्पिटल से वो इलाज करा रहे हैं उसका सारा डॉक्यूमेंट लगा के CS ऑफिस में जमा करना है। जो भी भुगतान वो डायरेक्ट हॉस्पिटल को होता है। ये तोपचाची को क्या है सर, डेडिकेटेड जो बन रहा है डायलिसिस, कितने बेडों का हो रहा है? तोपचाची में कोविड काल में एक प्रीफैब यूनिट बना था। वो एक्चुअली सदर में ही बनना था, पर उस समय ज़मीन की उपलब्धता ध्यान नहीं रखी गई तो तोपचाची में बन गया था। वो 2 साल से बंद पड़ा था। हम लोगों ने उसको अभी रिफर्बिश करके स्टार्ट कराया। अभी इमीडिएट 6 बेडेड डायलिसिस सेंटर वहाँ शुरू हो गया। 12 बेडेड करने का प्लान है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के में भी आजकल डायलिसिस के बहुत पेशेंट हैं। और तोपचाची ऐसा स्ट्रेटजिक लोकेशन है जहाँ गिरिडीह से भी, बोकारो से भी लोग आके अपना डायलिसिस करवा सकते हैं। तो अभी वो आज उसका उद्घाटन है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा 12 बेड, क्योंकि सदर में जो लोड है डायलिसिस वो बहुत ज़्यादा है, उसको भी डबल करने का हम लोग प्रयास करें।